नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। पिछले कुछ समय से जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की सुई सिर्फ एक जगह अटकी हुई है कि भारत और चीन जो रूस का तेल खरीद रहे हैं वो रूस के युद्ध को फाइनेंस कर रहे हैं। और उसके बाद भारत जिस तरीके से नूर खान बेस हो या किराना हो उसके ऊपर हमला करता है, उसके बाद अमेरिका की जो फ्रस्ट्रेशन है वो चरम सीमा पर पहुंच जाती है और वो पूरा का पूरा एक मोर्चा खोल देता है भारत के खिलाफ। कभी टैरिफ के नाम पर, सैंक्शंस के नाम पर अलग अलग चीजें डोनाल्ड ट्रंप करता है। उसके बाद मीडिया में जिस तरीके से आके बातें करता है वो अलग है, एक नैरेटिव और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर छेड़ देता है, वो एक अलग डायमेंशन है। भारत निश्चित तौर पर इसका जवाब देता है, लेकिन ये भारत भी बेहतर तरीके से समझता है कि आप अपने वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के साथ हर समय इस तरह की स्थिति में बने नहीं रह सकते हैं। उसके बाद आप रूस को भी इस चीज का संज्ञान लेते हैं, उसे भी बताते हैं कि भैया हमें कुछ एक नया ऑल्टरनेटिव तैयार करना पड़ेगा जरूर। और जिस तरीका एक ट्रेड इंबैलेंस भी क्रिएट हो रहा है कि भारत रूस से तेल खरीदे ही जा रहा है, तो वो भी एक ट्रेड इंबैलेंस क्रिएट करता है, तो उसको भी बैलेंस करने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड ढूंढा जाए जहां अमेरिका को भी साधा जा सके और रूस के साथ भी बेहतर किया जा सके। और वही करते दिखाई दे रहे हैं भारत और रूस मिलकर। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कहते, उसी के ऊपर आज चर्चा होगी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भैया मेरी मोदी जी से बात हो गई है, मैंने हैप्पी दिवाली बोला है। उसके बाद मोदी जी ने कहा कि हाँ हम अब ना रूस से तेल कम खरीदेंगे और ये सब तय हो जाता है। लेकिन पीछे क्या खेल चल रहा है इसके ऊपर बात होगी। और भारत ने अमेरिका को भी कैसे साधा इस तेल के खेल में। और उसके बाद कम से कम 7-8 ऐसी बड़ी डील के ऊपर बात करेंगे जो भारत रूस के साथ कर रहा है या करने जा रहा है। अब हुआ क्या कि भारत ने ये तो कह दिया कि हम तेल कम खरीदेंगे, क्योंकि अमेरिका ने जो रूस की दो सबसे बड़ी कंपनी है जो रूस के टोटल क्रूड ऑयल का, कच्चे तेल का लगभग 50% करती है, लुकोइल और रोस्टनेट, उसके ऊपर सैंक्शन लगा देता है। भारत भी कहता है कि ठीक है हम नहीं खरीदेंगे। लेकिन पीछे से देखिए क्या हो रहा है। अब रूस से तेल आता है और भारत ने कह दिया भाई हम इनसे नहीं खरीदेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि जब वो तेल पर्शियन खाड़ी के अंदर आता है तो वहां पर उस टैंकर के बराबर में भारत दूसरा टैंकर लगा देता है और टैंकर टू टैंकर ट्रांसफर समुद्र के अंदर हो रहा है। और ये एक एरियल फुटेज है जिसमें भारत का समदा करके एक शिप है जो रशियन शिप के बराबर में खड़ा है और ऑयल ट्रांसफर हो रहा है। और यहां से वो तेल, जो वो कच्चा तेल है, वो गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी पंजाब के अंदर जाएगा। तो भारत ने क्या किया, जो सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल है वही चेंज कर दिया। अब मान लीजिए गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी जो कंपनी उसे चलाती है, जब उससे अमेरिका पूछेगा भैया ये तेल कहां से आया, तो भारत कहेगा भैया जो रिफाइनरी है वो कंपनी है वो कहेगी कि भैया ये कोई समद नाम से थी फर्म, हमने तो उससे खरीदा है, उनसे जाके पूछो हमें क्या पता है। तो कुल मिलाकर आपने जो डेस्टिनेशन है क्रूड ऑयल का वही चेंज कर दिया। अमेरिका ने रशियन क्रूड पे सैंक्शन नहीं लगाया है, अमेरिका ने उन कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगाया है और उन्होंने कह दिया हमने तो उस कंपनी से खरीदा ही नहीं है, हमने तो किसी थर्ड पार्टी से खरीदा है। और पिछले शो में जब ये बात हो रही थी मैंने आपको बताया भी था कि भैया रॉसनेट किसी तीसरे को बेच देगी और तीसरे से हम खरीद लेंगे। तो डेस्टिनेशन चेंज हो गया और यही हो रहा है। और चीन को भी आज जो रशिया है इसी तरीके से तेल बेच रहा है। तो आपने डेस्टिनेशन चेंज कर दी और जो अमेरिका का पूरा सैंक्शन था उसको आपने बाईपास कर दिया। और भारत कितना तेल खरीद रहा है, किस क्या क्या हो रहा है, वो अमेरिका को तो बताने के लिए बाध्य नहीं है ना। वो तो सिर्फ ये बताने के लिए बाध्य हमने कहां से खरीदा, हमने तो इस शिप से खरीदा है, ये कहां से लाई है इनसे जाकर पूछिए। उसके बाद आईओसीएल जो कंपनी है उसके जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भैया हम रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। हाँ, जिन कंपनी के ऊपर सैंक्शन लगा है हम उससे नहीं खरीदेंगे, जिन बैंकिंग सिस्टम्स के ऊपर सैंक्शन लगा है जो रूट उस पे नहीं खरीदेंगे, और जो ट्रेडिंग रूट्स बैन है उससे नहीं खरीदेंगे। इसके अलावा जो होगा हम तो उससे खरीद लेंगे, क्या दिक्कत है। तो भारत ने अमेरिका को साफ मैसेज दिया कि आपने सैंक्शन लगाया हम उसको फॉलो करते हैं। रिलायंस ने भी ये कहा, लेकिन हम कहीं तीसरे से खरीदेंगे उसके लिए आप हमें नहीं रोक सकते। उसके बाद रूस ने कहा ठीक है भैया तेल में थोड़ी बहुत कमी हो जाएगी, आप ऐसा करो हमारा नेचुरल गैस ले लो, एलएनजी, माफ कीजिएगा एलएनजी ले लो। अब एलएनजी में तो सैंक्शन नहीं है ना, वो सारा एलएनजी तो यूरोप भी खरीद रहा है, तो हमें कैसे रोक लोगे। और जो रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं अलेक्जेंडर नोवाक, उन्होंने कहा
ऐसा करते हैं हम, आपको सस्ता कोयला भी दे देते हैं। 40 मिलियन टन के लगभग कोयला भी भारत आ रहा है। तो आपने थोड़ा तेल कम किया, हमने एलएनजी बढ़ा दिया और कोयला बढ़ा दिया। अब निश्चित तौर पर अमेरिका इससे परेशान तो होता कि भैया तुमने एक चीज कम की, दो चीज बढ़ा दी। तो हमने अमेरिका को भी बैलेंस किया। और देखिए, तेल का खेल सिंपल है, जो सस्ता देगा हम उसके साथ। इसमें कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 5 महीने 4 महीने के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि भैया मान लीजिए हम अक्टूबर में बैठे हैं कि अगले अप्रैल में हम 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि अप्रैल मई जून जुलाई ये 4 महीने का तेल हम आपसे खरीदेंगे, इतना खरीदेंगे, डेट बताओ क्या दोगे, और जो सस्ता देगा हम उससे ले लेंगे। और वही हमने अमेरिका के साथ भी किया। अब अमेरिका के साथ हमने पहली बार लगभग 5,37,000 बैरल पर डे के हिसाब से हमने अमेरिका से बाई किया थे। ये चार्ट देखेंगे 2024 के शुरुआत में जीरो था नंबर, अमेरिका से हम खरीद नहीं रहे थे। हुआ क्या, अमेरिका में चाइना ने भी तेल खरीदना कम कर दिया, भारत ने भी तेल खरीदना कम कर दिया, लगभग भारत ने तो बंद ही कर दिया। उसकी वजह से जो अमेरिकन ऑयल था उसके भी प्राइस बहुत ज्यादा गिर गए। तो भारत ने कहा अच्छा प्राइस गिर गए हैं, चलिए अब गिरे हुए प्राइस पे हम नेगोशिएशन करते हैं। और भारत ने अमेरिका से भी सस्ते में तेल उठाया है। अब अमेरिका को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, हम एक तो भारत ने डाइवर्सिफिकेशन का नाम दे दिया कि हमने डाइवर्सिफाई कर दिया। सस्ता तेल रूस से भी खरीद लिया और सस्ता तेल हमने अमेरिका से भी खरीद लिया। और जो ट्रेड डेफिसिट की बात हो रही है, डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है, ट्रंप की ईगो को सेटिस्फाई करने की बात हो रही है, वो भी हमने यहां से बैलेंस किया। तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भारत जिस तरीके से काम कर रहा है, जहां से सस्ता मिले उठा लो, एलएनजी मिले उठा लो, कोयला मिले उठा लो, भारत वो ही कर रहा है। और किस तरीके से पुतिन और मोदी मिलकर जो ट्रंप का नेक्सस है उसको भेदने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद एक और बहुत बड़ी डील है भारत और अमेरिका के बीच, माफ कीजिएगा रूस के बीच। अभी जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, और उसने रशिया की जो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन है, वहां बहुत सारी छोटी छोटी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी जो स्पेयर पार्ट्स बनाती थी, एयरक्राफ्ट बनाती थी, उस तरह की। उन्होंने मिलकर कंसोर्टियम बनाया रूस के अंदर, क्योंकि रूस के ऊपर जब अमेरिकन सैंक्शंस लगे तो जो एयरबस है या बोइंग है, जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं एयरक्राफ्ट बनाने की दुनिया की, उनके भी वो भी वहां काम करना बंद कर दिए। तो जो हवाई जहाज उड़ते हैं, पूरी दुनिया का लगभग 90% मार्केट एयरबस या बोइंग के ही हाथ में है एयरक्राफ्ट का। तो जो रशिया है उसको स्पेयर पार्ट्स की कमी होने लगी, प्लेन्स उसके एक तरीके से जमीन पर उतरने लगे। तो वहां की सारी कंपनीज ने मिलकर यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन बनाया और उन्होंने तय किया कि हम अपने खुद के जेट बनाएंगे, पैसेंजर जेट्स। और वो एक जेट बनाते हैं SJ-100, सुपर जेट 100 के नाम से, जो लगभग 103 पैसेंजर की कैपेसिटी का है, छोटा पैसेंजर कैपेसिटी का है, 3,500 के आसपास किलोमीटर वो उड़ सकता है। अब उसका HAL के साथ करार हुआ है, अब वो भारत में ये जहाज बनाएगा। क्योंकि भारत में जो उड़ान मिशन है, वो उड़ान मिशन के तहत कि भैया देहरादून को कनेक्ट करना है, जयपुर को कनेक्ट करना है, दरभंगा को कनेक्ट करना है, छोटे छोटे जो शहर हैं उनको कनेक्ट करना है। 140 150 के आसपास एयरपोर्ट है। अब मान लीजिए देहरादून की जो फ्लाइट जाएगी, जरूरी नहीं है कि उसमें 300 पैसेंजर हो, क्योंकि छोटा शहर है, छोटी डेस्टिनेशन है। तो हमें ऐसे हवाई जहाज चाहिए थे जो कम पैसेंजर को ले जा सके फ्यूल इफिशियंसी के साथ। आप बैठा तो 300 के जहाज में 100 भी सकते हैं, लेकिन फिर वो है ना कि एक तरीके से वर्थ नहीं है, जितना आप पैसा खर्च कर रहे हैं उतना आप कमा नहीं पाएंगे। तो 100 पैसेंजर वाला ये प्लेन है, इसकी डील साइन हुई है और अब ये भारत में ही मैन्युफैक्चर होगा। तो आप जो बोइंग है, एयरबस है, जो वेस्टर्न कंपनीज हैं, उनकी मोनोपोली को भी आप काउंटर करना चाह रहे हैं। कल को भारत के ऊपर सैंक्शन लग जाते हैं एयरबस का या बोइंग का या अमेरिका का, स्पेयर पार्ट्स देने बंद हो जाएं, तो भारत में जितनी बड़ी कंपनी चल रही हैं उनके स्पेयर पार्ट्स कहां से आएंगे? तो जो ये SJ-100 है, एक तरीके से स्टार्ट है भारत में एविएशन के सेक्टर। MRO है भारत में, मेंटेनेंस रिपेयर और ऑपरेशंस भारत में है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग भारत में नहीं है। तो इससे संभावनाएं हैं कि भारत में भी प्लेन बनेंगे। और ऐसा नहीं, पहले तो भारत में ही खपत बहुत बड़ी है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन सेक्टर बनने जा रहा है। अगले कुछ सालों में भारत में ही हजारों प्लेन खप जाएंगे।
उसके बाद यहां से आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, और बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट भी हो सकता है। तो वो संभावना, जो ट्रेड डेफिसिट है, जो ट्रेड इम्बैलेंस है भारत और रशिया के बीच में, और जो भारत के अंदर कैपेबिलिटी है, ह्यूमन रिसोर्स है और मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है, उसका रशिया इस्तेमाल करना चाहता है। रशिया टेक्नोलॉजी देगा, भारत बनाएगा, और उस बैलेंस को, इम्बैलेंस को पाटने का प्रयास यहां से किया जा रहा है। उसके बाद पुतिन भारत आ रहे हैं दिसंबर के पहले हफ्ते में। अब बात चल रही है कि जो S-400 है, उसकी ऑलरेडी 5 जो यूनिट है भारत ने ऑर्डर की हुई है, 3 आ गई हैं, 2 रह गई हैं, यूक्रेन के युद्ध की वजह से रुकी हुई है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव किया है, ध्यान दीजिएगा, यही S-400 चाइना के पास भी है। यानी चाइना को यह अंदाजा होना चाहिए था कि S-400 कैसे काम करता है, इसकी मोबिलिटी क्या है, इसकी मारक क्षमता क्या है, इसको किस तरीके से जैम किया जा सकता है, उसको मारा जा सकता है, बहुत चीजें हो सकती हैं। लेकिन वो नहीं कर पाया चाइना, पाकिस्तान को वो सहयोग नहीं दे पाया। इसका मतलब भारत का जो S-400 है वो कहीं ना कहीं बेहतर कैपेसिटी का है बनस्पत चाइना के, या भारत ने उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया और उसकी यूटिलिटी उसको समझ आई। अब बात चल रही है कि 5 और यूनिट का प्रपोजल रशिया के सामने रखा जा रहा है, उसके साथ नेगोशिएशंस चल रही हैं। आप ये देखिए, जब S-400 भारत आया था तो अमेरिका ने काटसा में सैंक्शंस जो लगते हैं, काटसा है अमेरिका का एक कानून है कि अगर आप कोई भी हथियार रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया से खरीदते हैं या बेचते हैं तो आप पे सैंक्शंस लग सकते हैं, उसमें छूट दी थी। अब तो भारत की और अमेरिका के संबंध उतने अच्छे नहीं है, तो यानी अब की बार तो छूट मिलने की संभावना कम है। फिर भी भारत S-400 के लिए जा रहा है। यह दर्शाता है कि भारत और रूस किस परस्पर सहयोग के साथ चल रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे हैं, और भारत को यह भी कॉन्फिडेंस है कि हम अमेरिका को भी साथ लेंगे। तो S-400 पे भी एक बड़ी डील की बात चल रही है। उसके बाद भारत की जो यूनिट है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर, नेशनल फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन पोटाश, ये 3 कंपनियां मिलकर रूस के अंदर फर्टिलाइजर के प्लांट लगाने जा रही हैं। यानी कि अब एक्सपेंशन, भारत और रूस के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं, लेकिन उस तरीके से अपनी इकोनॉमीज को हमने इंटीग्रेट करने की नहीं सोची कभी। हमेशा से बस ये था, हथियार खरीद लिया, थोड़ा बहुत कुछ बेच दिया भारत ने, और यही चल रहा था। उसके बाद रूस युद्ध के बाद वो तो हथियार और तेल हो गया, लेकिन और जो डायमेंशन अब ऐड हो रहे हैं, और जो पुतिन और मोदी मिलकर जो अमेरिकन सैंक्शंस है और अमेरिकन मोनोपोली है उसको तोड़ रहे हैं, ये बड़ी बात है। और इस फर्टिलाइजर वाले एंगल में चाइना का भी एंगल है, क्योंकि पिछले कुछ समय में पीछे चाइना ने भारत को जो फर्टिलाइजर की स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर्स हैं उनकी डिलीवरी में उसने बैन लगा दिया था, डिले कर दिया था। और भारत समझता है कि अमेरिका हो, चाइना हो, इनके ऊपर निर्भरता को कम करना पड़ेगा। तो भारत अब रशिया के साथ मिलकर रशिया के अंदर फर्टिलाइजर प्लांट भी लगा रहा है, और फर्टिलाइजर प्लांट में सबसे बड़ा रॉ मटेरियल होता है नेचुरल गैस और अमोनिया, और ये भरपूर मात्रा में और बहुत सस्ती रूस में मिलती है, और रशियन कंपनीज के साथ मिलकर लगा रहे हैं। यानी इसमें रशिया का भी फायदा, उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, भारत का भी फायदा, सस्ते रॉ मटेरियल की वजह से जो फर्टिलाइजर है वो सस्ता, निश्चित तौर पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, भारत में उपलब्ध होगा। और भारत आज भी रिकॉर्ड स्तर पर फर्टिलाइजर बना रहा है, लेकिन रॉ मटेरियल की जो निर्भरता है वो उसको परेशान करती है, और उसमें भी रशिया सहयोगी के तौर पर और एक राहत के तौर पर भारत के साथ निकल के आ रहा है, और फर्टिलाइजर के सेक्टर में भी भारत काम कर रहा है। उसके बाद भारत लगभग 240, माफ कीजिएगा, 240 इंजन सुखोई सुखोई 30 MKI के भारत में बनेंगे। रशिया कह रहा है कि ठीक है भाई, 240 इंजन है, HAL बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। और नए इंजन है, ऐसा नहीं है पुराने वाले हैं उन्हीं को रिफर्बिश करके उस पर झाड़ू मार के उसके ऊपर बढ़िया कपड़ा वपड़ा मार के पॉलिश करके, नहीं, बिल्कुल राइट फ्रॉम स्केच नए इंजन बनेंगे। यानी कि सीधा है, रशिया कह रहा है भैया मैं उलझा हुआ हूं, मेरी डिफेंस कैपेबिलिटीज अपने टॉप पर पहुंच चुकी है, सैचुरेशन आ चुका है, मुझे इतना हथियार बनाना है, मुझे यूक्रेन में जाना है, तो ऐसा करो टेक्नोलॉजी पकड़ो, हमारी एक्सपर्टीज लो, तुम बनाओ, हमें रॉयल्टी दे देना। भारत ने कहा बहुत अच्छा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
अब 240 इंजन बनेंगे भारत के अंदर, उसके अलावा लगभग 100 इंजन मिग 29 के बनेंगे भारत में, 100+। उसके अलावा भारत में जो T-72 टैंक है उसके 2400 इंजन वो भी भारत में बनेंगे। T-90 टैंक है उसके लगभग 1600 इंजन वो भी भारत में बनेंगे, और इस सब में रशिया सहयोग देगा। ये सारी वो डील हैं जो लगभग पिछले 1-1.5 साल में हुई हैं, हो रही हैं या आगे होंगी। तो अमेरिका चिल्लाता रहे कि हमने रशिया को आइसोलेट कर दिया है, रशिया से कोई बात नहीं करता है। भैया कितनी सारी डील्स हैं, कितना सहयोग भारत कर रहा है, क्योंकि भारत को पता है कि हम सिर्फ वेस्टर्न जो फ्रंट है, जो वेस्टर्न एक तरीके से ब्लॉक है, उसमें बैठकर अपना काम नहीं चला सकते हैं। वो तो किसी दिन स्विफ्ट का एक्सेस बंद कर देगा, किसी भी दिन सारे के सारे एसेट्स को ब्लॉक कर देगा। तो आपको डाइवर्सिफाई करना है ना। तो जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है अमेरिका के अंदर, वॉरेन बफे, उसने क्या कहा था कि अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में मत रखिए। तो भारत ने कहा बहुत अच्छा है, हम हथियार अमेरिका से भी खरीदेंगे, रूस से भी खरीदेंगे, रशिया से भी फ्रांस से भी खरीदेंगे। तो भारत भी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है। अब निश्चित तौर पर अमेरिका को इससे परेशानी होगी। अब देखने में तो ये छोटी छोटी डील है, कोई 2000 करोड़ की, कोई 20,000 करोड़ की, कोई 5,000 करोड़ की, लेकिन ये एक इकोसिस्टम डेवलप करने में सहयोगी होता है। कि मान लीजिए आप SJ-100 बना रहे हैं, ये पैसेंजर जेट बना रहे हैं, तो आपको लगेगा यार वो तो यहाँ के असेंबल हो रहा है। आपको एक फर्क बताता, जब Su-30 भारत में बनना था, हमने बात की रशिया से, तो रशियन से बात हुई, तो रशियन ने कहा कि ठीक है हम भारत में बना देंगे, लेकिन भारतीयों ने कहा ऐसा है कि तुम बनाना लेकिन हम तुम्हें देखेंगे। ठीक हो गया। जब दूसरा बैच आया Su-30 का, तो भारतीयों ने कहा कि भैया हम बनाएंगे और तुम देखना, क्योंकि हमने पहले बैच में सब कुछ सीख लिया है। ठीक हो गया। और तीसरे में भारत ने कहा कि हम बनाएंगे, तुम आराम से घर रहो, और वही हुआ। तो ऐसे धीरे धीरे फेजेस में आपका एक इकोसिस्टम डेवलप होता है। तो एविएशन में इकोसिस्टम डेवलप करने का प्रयास है, डिफेंस में वो इकोसिस्टम डेवलप करने का प्रयास है, इसलिए तो आप डिफेंस को उस हद तक एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। और रशिया, देखिए कोई ऐसा नहीं है कि बहुत भाई हैं हम, उन्हें हमारी जरूरत है, हमें उनकी जरूरत है, और उसी सहयोग को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, बस ये है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो अपेक्षाकृत और देशों के हिसाब से बेहतर रहा है, एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाने का, इसलिए रशिया पे एक हद तक विश्वास किया जा सकता है। तो तेल से लेकर और हथियार तक, एविएशन से लेकर फर्टिलाइजर तक, हर जगह भारत और रूस जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं एज अ ब्लॉक, भारत अमेरिका और चाइना के लिए काउंटर देखता है, और रूस भी अमेरिका और चाइना के लिए भारत को काउंटर देखता है। जिस तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, भारत में शिप ब्रेकर्स बन रहे हैं रशिया के। रशिया ये कह रहा है कि भैया शिप ब्रेकिंग जो शिप्स होती हैं, चाहिए आर्कटिक ओशन में जहां बर्फ होती है, हम नहीं बना पा रहे हैं, आप बना लो। तो टेक्नोलॉजी उधर से आ रही है और कंस्ट्रक्शन होके और मैन्युफैक्चरिंग इधर से जा रही है, और उससे हम जो एक्सपर्टीज ले रहे हैं, आने वाले भविष्य में भारत के लिए बहुत बेहतर। खैर और भी ऐसी बहुत सी डील हैं जो पाइपलाइन में है, जैसे जैसे वो सामने आएंगी वो आपके सामने लेके आता रहूंगा। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से तेल के खेल में ट्रंप को पर्शियन गल्फ में खड़े होकर, दो जहाज आपस में खड़े होकर बेवकूफ बना रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भारत और रशिया को पता है, देखिए गुजराती दिमाग है, धंधा कैसे करना है कम से कम ट्रंप तो नहीं सिखा सकता, और वही यहां पर हो रहा है। खैर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।